So here we are starting with the rapid revision review और यहाँ पर हम कुछ important topics का एक क्विक रिकैप कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, which is very important for your exam point of view. So first we are going to discuss the important topics from the chapter enzymes और अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए it will be soon uploaded. So first we deals with the topic enzyme kinetics. तो एंजाइम काइनेटिक्स क्या बताता है? ये बताता है डील्स विद द रेट ऑफ द रिएक्शन और कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. तो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो अगर हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड एक्सिस वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस, तो एट द लो लेवल ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यहाँ तक हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. बट जब ये एक हायर कंसंट्रेशन पे चली जाती है तो वेलोसिटी एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेती है, मैक्सिमम वेलोसिटी. तो हम इससे ये याद रख सकते हैं कि एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन it is directly proportional to the substrate directly proportional, but at high substrate concentration velocity it attains a maximum value. ऐसा क्यों होता है? This explanation it is given by two scientists Michaelis and Mentons. उन्होंने ये कहा कि हमारी बॉडी के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में ही एंजाइम्स हैं और जब सारे के सारे एंजाइम्स सबस्ट्रेट के साथ सैचुरेट हो जाते हैं तो बॉडी एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेता है. उसके बाद देयर इज नो एंजाइम्स लेफ्ट इन अ बॉडी. तो दैट्स ऑकर एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे सारे के सारे एंजाइम्स बॉडी के सैचुरेट हो जाते हैं एंड इट अटेन्स वन मैक्सिमम वैल्यू. माइकल्स मेंटल ने इसके लिए एक अपना इक्वेशन भी दिया. द इक्वेशन इज V0 इज इक्वल टू Vmax into S upon Km plus S, where V0 is the initial velocity, Vmax is the maximum velocity, S is your substrate concentration, and Km is basically a mm constant which they have defined. और इसी स्पेस के ऊपर उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया. हाइपोथेसिस ये था कि द Km वैल्यू will be equal to substrate concentration when the initial velocity is equal to half of the maximum velocity. So this is the hypothesis which is given by Michaelis and Menton. और जब हमने ये हाइपोथेसिस को डिराइव करा V0 की वैल्यू को हाफ V max रखे, so we get the same result. तो इसके ऊपर they have defined some important properties of Michaelis constant, कि पहले तो यही सेम प्रॉपर्टी हो गई कि Km वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. तो इससे दूसरा हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखेंगे कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंजाइम कंसंट्रेशन. मींस कि अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ती है या कम होती है तो Km की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और तीसरी चीज क्या है कि Km वैल्यू बेसिकली क्या डिनोट करती है? इट डिनोट्स द एफिनिटी ऑफ एंजाइम्स टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट. एंड प्लीज रिमेंबर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि जब Km की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी. एंड दिस थिंग्स यू कैन एक्सप्लेन कि जब बॉडी हमारी फेड स्टेट में होती है या फास्टिंग स्टेट में होती है. अब सपोज व्हेन द बॉडी इज इन अ फास्टिंग स्टेट तो Km वैल्यू उसकी कम रहेगी. क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम है. At that time the affinity means the enzymes towards the substrate reaction it will occurs at the faster rate because कुछ ऐसे organs हैं which have the obligatory requirement of those, तो वहाँ पर ये काम करता है. एग्जाम्पल पे आप याद रख सकते हैं ग्लूकोकाइनेस और हेक्सोकाइनेस एंजाइम. ग्लूकोकाइनेस एंजाइम हमारा फैट स्टेट में काम करता है तो इसकी एफिनिटी हमें कम देखने को मिलेगी, Km वैल्यू ज़्यादा है. जबकि हेक्सोकाइनेस हमारा फास्टिंग स्टेट में काम करता है, इसकी Km वैल्यू कम है तो यहाँ पर आपको एफिनिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी. तो ये हो गया एक हमारा पहला पैरामीटर कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम वेलोसिटी.
दूसरा पैरामीटर लेते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द एंजाइम कंसंट्रेशन ऑन द वेलोसिटी रेट। तो जब हमने इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दिस इज बेसिकली अ लीनियर शेप ग्राफ। तो हम क्या याद रख सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड वी गेट अ लीनियर शेप ग्राफ इन द केस ऑफ द एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर हम pH की बात करें एंड व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ तो वी गेट दिस ग्राफ विच इज लुक लाइक द बेल शेप। मीन्स अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो पहले रिएक्शन रेट इनिशियली आपका इंक्रीज करेगा एंड देन इट विल डिक्रीज। जो ग्राफ होगा इट इज एट द बेल शेप। इसके अंदर जिस pH के ऊपर वी हैव द मैक्सिमम रिएक्शन रेट दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम pH। और अगर हम देखें इट इज कम्स क्लोज टू द न्यूट्रल, 7 के पास ही निकल के आएगा। तो अगर हम बात करें द ऑप्टिमम pH इज वेयर वी हैव द मैक्सिमम रिएक्शन रेट एंड इट इज क्लोज टू द न्यूट्रल pH। अगर हम टेम्परेचर की बात करें इफ यू प्लॉट द ग्राफ तो हमें कुछ ग्राफ ये इस तरह से देखने को मिलेगा। अगेन इट इज द बेल शेप ग्राफ। इनिशियली ये इंक्रीज करेगा, लेटर इट विल बी द डिक्रीज एंड वेयर वी गेट द मैक्सिमम रिएक्शन रेट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। और अगर बेटा ये प्लॉट करूंगा तो इट कम्स नियर टू बी अ 37 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज कंसिडर एज द मैक्सिमम नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे मोस्टली एंजाइम्स दे शो देयर मैक्सिमम एक्टिविटी, ये चीज आप याद रख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम काइनेटिक्स, जिसमें चारों की चारों पैरामीटर्स हमने याद किए। इसके बाद एक और अगला टॉपिक ले लेते हैं अबाउट द टॉपिक कॉल्ड एंजाइम इनिबिशन। तो हियर वी आर गोइंग टू लर्न टू टाइप्स ऑफ द एंजाइम इनिबिशन, वन इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनिबिशन एंड द सेकंड इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अब हम इसको कैसे याद रखें? आप बेटा ये एक ग्राफ या ये एक डायग्राम आप याद रख सकते हैं। द फर्स्ट डायग्राम ये आपका हो गया एंजाइम, और ये वो साइट एंजाइम की जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट एक्टिव साइट। ये हो गया आपका सबस्ट्रेट और ये हो गया आपका इनिबिटर। तो अगर हम इन तीनों को देखें, इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखें कि इनिबिटर एंड सबस्ट्रेट बोथ आर स्ट्रक्चरल एनालॉग। मीन्स कि अगर हम बात करें कि यहां पर इनिबिटर इज द स्ट्रक्चरल एनालॉग विद द सबस्ट्रेट, दोनों एक जैसे हैं। ये दोनों के दोनों इनिबिटर और सबस्ट्रेट बोथ कैन बाइंड विद द एक्टिव साइट। दूसरा कि कौन सा एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, ये किस बात में निर्भर करेगा कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। और चौथा, इसका मतलब हम ये से सकते हैं कि इसमें सबस्ट्रेट भी बाइंड हो सकता है, इसमें इनिबिटर भी बाइंड हो सकता है। मतलब इट इज काइंड ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंपटीशन जो एक इनिबिटर और सबस्ट्रेट के बारे में चल रहा है कि कौन सा एंजाइम की साइट के साथ बाइंड होगा। तो ऐसे इनिबिशन को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो अगर हम बेटा हम इसकी याद करें, चारों प्रॉपर्टीज क्या है कि इट इज स्ट्रक्चरल एनालॉग विद द सबस्ट्रेट, बोथ कैन बाइंड विद द एक्टिव साइट। कौन सा बाइंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन एंड इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अगर हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करें तो यहां पर एंजाइम सेम रहा, सबस्ट्रेट आपका सेम रहा, लेकिन इनिबिटर का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो गया। तो अगर हम बात करें कि क्या सबस्ट्रेट और इनिबिटर आपस में रिजेंबल करते हैं, नहीं, दे डज नॉट रिजेंबल टू ईच अदर। क्या दोनों के दोनों एक्टिव साइट से बाइंड हो सकते हैं? नो, सबस्ट्रेट सिर्फ बाइंड हो सकता है, इनिबिटर बाइंड नहीं हो सकता। और इसके अंदर ऐसा है कि जैसे सपोज कि एक बार यहां पर इनिबिटर अगर बाइंड हो गया तो उसके बाद जब सबस्ट्रेट यहां बाइंड होने जाएगा तो ये कह देगा जी रुकावट के लिए खेद है, आप बाइंड नहीं हो सकते। मतलब एक बार इनिबिटर लग गया तो उसके बाद कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट भी नहीं है एंड इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। सो दीज आर द 4 कोर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो अगर हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को कम देखें इनिबिशन को, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन तो एक है जिसका एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है,
लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन बेसिकली एक टॉक्सोलॉजिकल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम कॉम्पिटिटिव के, कि यहाँ ये देखिए कि मेलोनेट इट एक्ट एज ए कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द Krebs cycle. Statins, these are the drugs which act as a competitive inhibitor of HMG coenzyme reductase, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इस्तेमाल होता है। HMG coenzyme reductase is the rate limiting enzyme of cholesterol synthesis. तो जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाती हैं, वी गिव द स्टैटिन्स, तो ये कुछ देर के लिए इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रुक जाती है। ऐसे ही एलोप्यूरिनॉल है, it is used in the treatment of gout. Basically it acts as a competitive inhibitor of the enzyme xanthine oxidase. तो हम देख सकते हैं कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है बेसिकली ऑल द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की। अगर हम नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करें तो जैसे फ्लोराइड है जो आपके एंजाइम इनोलेस को इनिबिट कर देगा, जिससे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल रुक जाएगी, एटीपी की प्रोडक्शन रुक जाएगी। फ्लोरोएसीटेट है जो एंजाइम एकोटिनेस को इनिबिट कर देगा, जिससे आपकी टीसीए साइकिल इनिबिट हो जाएगी। साइनाइड है, ये एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनिबिट कर देगा और इससे हमें ईटीसी साइकिल इनिबिट हो जाएगी। जिसका मतलब अगर बॉडी में कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस आता है एंड इट शोज अ टॉक्सियोलॉजिकल रिएक्शन, सो बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि ये बताइए कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द Km वैल्यू एंड द Vmax। तो अगर हम ये देखें, ये आपके सामने ग्राफ है जिसमें हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और वेलोसिटी लिया है, और जब हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो यहाँ पर जो Km की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब जब हम इसमें कॉम्पिटिटिव इनिबिटर को लगाते हैं तो वी गेट दिस काइंड ऑफ द ग्राफ। तो अगर हम अब ग्राफ में देखें तो यहाँ पर जो Vmax था वो तो बेटा सेम रहा जैसा पहला था, लेकिन अगर अब मैं Km देखूँ तो Km यहाँ पर आएगा एंड दिस वी विल गेट द न्यू Km। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Km की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। तो हम देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर देयर इज द सेम Vmax बट देयर इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ Km। अगर हम नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करें तो सेम ग्राफ है, हाफ ऑफ द Vmax इज द Km, और अब मैं यहां पर नॉन कॉम्पिटिटिव का ग्राफ बनाऊं तो इट लुक लाइक दिस। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि जो Vmax है उसकी वैल्यू तो अब कम हो गई है पहले के मुकाबले, लेकिन जो Km है इट विल रिमेन एज द सेम एज बिफोर। तो नॉन कॉम्पिटिटिव में देयर इज डिक्रीज इन द Vmax बट द Km वैल्यू रिमेन्स द सेम। तो बेटा इस तरह से यू कैन रिमेंबर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसके बाद वी गोइंग टू टेक वन मोर लास्ट टॉपिक फ्रॉम द एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। हियर बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आइसो एंजाइम्स। तो आइसो एंजाइम्स की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि these are the physically distinct form of same enzyme that catalyzes the same biochemical reaction but differ from each other in respect to किस किस के अंदर, they have different structure, different tissue localization, different Vmax and Km and different electrophoretic mobility। अगर इसको समझना चाहते हैं तो सबसे पहले एक हम एग्जाम्पल लेते हैं क्रिटिन काइनेस। क्रिटिन काइनेस एक आइसो एंजाइम्स है। बेसिकली इसकी हमें 3 टाइप्स देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी, CK1, CK2 एंड CK3। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज द फिजिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम विच कैटेलाइजेस सेम काइंड ऑफ रिएक्शन, मीन्स काइनेस काइनेस काइनेस। तो बट डिफर किसके अंदर है, डिफर इन स्ट्रक्चर, टिश्यू लोकलाइजेशन और प्रॉपर्टीज के अंदर। तो अगर हम देखें CK1, इट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, एक M और एक B। तो CK1 आपका बना हुआ है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ 2B यूनिट्स के।
CK2 एक M और एक B यूनिट का, CK3 इट इज मेड अप ऑफ 1 M और अनदर M यूनिट। CK1 का लोकेशन है ब्रेन में, CK2 हार्ट में, CK3 स्केलेटल मसल में। CK1 शोज मैक्सिमम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी और नीचे जाते हुए ये इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। नाउ दीज एक्ट एज द डायग्नोस्टिक बायोमार्कर्स। व्हाट इट मीन्स कि अगर CK1 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में, देन इट इंडिकेट कि ब्रेन में कुछ केमिकल लोचा हुआ है, ब्रेन इश्चीमिया। अगर CK2 लेवल बढ़ जाएगा तो दिल के मामले संगीन हो सकते हैं जी, इट इंडिकेट्स मायोकार्डियल इंफार्क्शन। And if there is increase in the CK3, then you will get some muscular dystrophies. ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का ले सकते हैं, which basically act as the 5 isoenzymes in human tissue. बात करें LDH1, 2, 3, 4, 5। अब हमें इसका क्या याद रखना है कि बेसिकली इट एक्ट एज ए टेट्रामर। टेट्रामर का मतलब इसमें 4 सब यूनिट होंगे एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स H और M। तो हम इसको बेटा कैसे याद रखेंगे, प्लीज पे अटेंशन। LDH1 में 4H, 3H, 2H, 1H, no H। तो इस तरह से हमें याद रखना है 4H, 3H, 2H, 1H, no H। बाकी आप M डाल के इसका टेट्रामर को पूरा कर दीजिए। अब लोकेशन क्या है LDH1 की, इट इज फाउंड इन द हार्ट मसल, LDH2 in RBC, LDH3 it found in multiple locations, spleen, lung, lymph node, leukocytes, platelets, LDH4 in liver and skeletal muscle and also LDH5 in liver and skeletal muscle। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को देखें तो ऊपर से नीचे कि LDH1 की फास्टेस्ट होगी और नीचे जाते हुए इट विल डिक्रीजेस। नाउ इसका डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसके अंदर LDH1 और LDH2 को लेंगे डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि बिकॉज दे आर लोकेटेड ओनली एट वन प्लेस। तो यूजली हमने देखा कि LDH2 की एक्टिविटी LDH1 से ज़्यादा होती है और सीरम के अंदर भी LDH2 इज 35% जबकि LDH1 30% देखने को मिलता है। लेकिन अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया तो क्या होगा कि LDH1 की एक्टिविटी आपकी LDH2 से ज़्यादा हो जाएगी एंड दिस इज कॉल्ड एज द फ्लिप्ड पैटर्न या फ्लिप्ड रेशियो। तो ये याद आप रखें। तो ये तो हो गया हमारा आइसो एंजाइम्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि इन द केस ऑफ द मायोकार्डियल इंफार्क्शन विच इज कंसिडर एज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ MI। तो यहां पर आपके सामने ग्राफ है कि यहां पर ऑन एक्स एक्सिस इट शो द डेज आफ्टर ऑनसेट ऑफ द मायोकार्डियल इंफार्क्शन और y एक्सिस पे देयर इज द मल्टीपल कट ऑफ लेवल ऑफ वेरियस बायोमार्कर्स। तो आप देखिए कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन सा इंक्रीज हुआ तो ये इट इज द मायोग्लोबिन, लेकिन इट हैज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज और बहुत जल्दी ये डिक्रीज भी हो जाता है। उसके बाद देयर इज इंक्रीज इन 2, वन इज CK-MB और दूसरा है बेटा ट्रोपोनिन। लेकिन अगर CK-MB और ट्रोपोनिन की बात करें देन द ट्रोपोनिन इट शो अ मोर इंक्रीज इन द वैल्यू। तो जिसके कारण द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ MI इज कार्डिक ट्रोपोनिन T एंड I, जो कार्डिक मसल्स में देखने को मिलता है। इट इज कंसिडर एज द बेस्ट इंडिकेटर। द सेकेंड थिंग इज कि एक बार अब ये देखिए कि ये जो MI है इट इज कंसिडर एज द बेस्ट इंडिकेटर बट it attains a normal level and when it is at the end of 5th और 6th day, मतलब लगभग छठे या 7वें दिन पे ये नॉर्मल आ जाता है। अगर हम CK-MB की बात करें तो इट इंक्रीजेस और लगभग 3 से 4 घंटे में ये एक अपने पीक लेवल पे होता है और लगभग 3 से 4 दिन बाद इट अटेन्स अ नॉर्मल वैल्यू। नाउ एक क्वेश्चन ये आया कि सपोज द पेशेंट गेट recurrent MI after the 4 days, then in this condition of recurrent MI which you consider as the best indicator, then please remember कि now in the case of this in this recurrent MI in 3 to 4 days we consider CK-MB as the best indicator of MI। ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि अगर आप 3 से 4 दिन के अंदर देखें तो ये जो ट्रोपोनिन है इसका लेवल आपको इंक्रीज ही दिखेगा।
तो इट विल नॉट टेल अस कि ये रिकरेंट एमआई की वजह से इंक्रीज है या पहले एमआई के अटैक की वजह से इंक्रीज था। लेकिन 3 to 4 डेज के बाद अगर हमें दोबारा से सी के एम बी का लेवल इंक्रीज देखने को मिला है, देन इट विल बी अ क्लियर इंडिकेशन कि द पेशेंट गेट अगेन अ रिकरेंट एमआई। तो ये आप याद रखें। और एक और चीज कि विच इज द स्पेसिफिक मार्कर ऑफ द कार्डिक फेलियर, देन प्लीज रिमेंबर इट इज बीएनपी, ब्रेन नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। कार्डिक फेलियर का मतलब क्या है कि जो आपका हार्ट है उसके अंदर उसने जो ब्लड फ्लो है दैट इट फेल्स टू पंप आउट द एनफ ब्लड फ्लो, दैट इज कॉल्ड कार्डिक फेलियर। सो दैट इज बीएनपी इज कंसिडर एज द बेस्ट मार्कर फॉर दिस। इसके बाद हम वी टॉक अबाउट द मार्कर्स ऑफ द हेपेटिक इंजरी। हियर इंपॉर्टेंट है ALT एंड AST रेशियो, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज एंड एलानिन ट्रांसअमाइनेज। तो प्लीज रिमेंबर कि अगर AST ALT रेशियो इज लेस देन 1 तो इट बेसिकली इंडिकेट एक्यूट इन्फेक्शन, एंड इफ इट इज मोर देन 1 देन इट शोज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन। जैसे इफ इट इज लेस देन 1 तो आप ये मान सकते हैं कि वायरल हेपेटाइटिस, टॉक्सिक हेपेटाइटिस या नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर वी कंसिडर इन दिस। और अगर हम मोर देन 1 माने देन एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, हेपेटिक सिरोसिस एंड लीवर नियोप्लेजिया। बेसिकली जो भी आपकी क्रॉनिक कंडीशंस हैं उसको हम इसमें देख सकते हैं। दूसरा, व्हाट आर द मार्कर्स ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिजीज, जिसमें कोलिस्टेसिस हो जाती है। तो more specific, please remember it is 5' nucleotidase, it is considered as the more specific तो for the obstructive liver disease। और अगर ये नहीं है then the alkaline phosphatase alpha 1 ALP it is considered as the non-specific marker for obstructive liver disease। And this is frequently asked, the person who is on heavy alcohol use, मतलब 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, अगर वो इस तरह से है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, मोर यूज ऑफ द ड्रग फेनाटॉइन और फीनाबार्बिटोन, तो इसका एक ही मार्कर है विच इज GGT, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइटिस। तो प्लीज दिस रिमेंबर यू ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द क्लिनिकल आइसोएंजाइमोलॉजी। So this we have discussed all the important topics from the chapter of the enzymes. Thanks for your kind attention.